आज का वेबिनार हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट पे, जो कि प्रिसाइड करेंगे अबू बकर पाशा, 3 टाइम सीएसएस क्वालिफाइड। तो अबू बकर, लेक्चर स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। ये सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये 3rd वेबिनार है हमारे सीएसएस मेंटोरशिप प्रोग्राम का। सो अबू बकर, प्लीज स्टार्ट योर लेक्चर। Okay, thank you so much, Isha, for introducing me. So, आज का लेक्चर जो है वो CSS MPT की एग्जाम के ऊपर है। MPT आपको पता है CSS स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। मैं इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि ये MPT एग्जाम इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, इसके पीछे पर्पस क्या था, इसका सिलेबस क्या है, इसके स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या है और ये क्यों नेसेसरी था इसको इंट्रोड्यूस करवाना, और इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इसको पास करने की। तो स्टार्ट करेंगे कि MPT है क्या। MPT स्टैंड्स फॉर MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट फॉर CSS। MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने की वजह क्या थी? इसको इंट्रोड्यूस करने की वजह ये थी कि काफी स्टूडेंट्स FPSC में CSS का एक जो शौक है वो पाकिस्तान में तकरीबन हर स्टूडेंट को होता है, जो भी ग्रेजुएशन से फ्री होता है या विद इन ग्रेजुएशन होता है। हर स्टूडेंट के एक दफा जहन में ख्याल में जरूर आता है कि हम CSS अटेम्प्ट करें। उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग CSS या सिर्फ CSS अटेम्प्ट करने के लिए ही वो इसको पेपर को देना चाहते हैं, और उनके अंदर वो प्रिपरेशन सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो CSS दे सकें, ठीक है। बट वो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि नॉन सीरियस होते हैं। लाइक आप कहें कि कुछ कैंडिडेट्स, अगर 30,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उसमें से 15,000 पेपर में अपीयर होते हैं। हम टॉकिंग अबाउट CSS 2021, तो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था दे वर अराउंड 30,000, जो अपीयर हुए पेपर में दे वर अराउंड 18,000। सो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 12,000 कैंडिडेट्स जो कि अप्लाई करने के बाद अपीयर ही नहीं करते। यहाँ पे बेसिक FPSC की कैलकुलेशन खराब हो जाती है, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग 30,000 स्टूडेंट्स इन फ्लक्स when they are setting their papers, when they are setting their examiners, when they are setting their invigilators, when they are setting their paper centers। तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता था जिसके अंदर ऑर्गेनाइज करना, एडमिनिस्टर करना थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता था। प्लस इतने ज्यादा कैंडिडेट्स के अप्लाई करने के बाद जब कैंडिडेट्स कम आते थे तो FPSC को काफी तरह से कुछ सेंटर्स के अंदर चेंजेस करने पड़ते थे। दूसरी रीजन ये है कि जब 30,000 के अंदर से जो 18,000 ने अटेम्प्ट किया, उन 18,000 में से तकरीबन कुछ 9 to 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो पूरे एग्जाम ही नहीं क्लियर करते, जो कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करते। और CSS का रूल है कि अगर आपने एक पेपर छोड़ दिया तो आपका CSS खत्म हो जाएगा। यू आर नॉट अलाउड इवन टू सिट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। सो इन दैट केस जब आपने एक पेपर छोड़ दिया, आपने एक पेपर स्किप कर दिया, तो आपकी CSS की रेस वहीं पे खत्म हो गई। और काफी स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो कि कंप्लीट पेपर्स अपने कंप्लीट एग्जाम नहीं करते। तो दे आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स आ जाते हैं जो कि पेपर तो पूरे देते हैं, बट दे आर आल्सो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, दे डोंट नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ CSS। उन्होंने सिर्फ अप्लाई किया होता है, ग्रेजुएशन की होती है, एंड देन दे सिट इन द एग्जामिनेशन, और वो बिल्कुल प्रिपरेशन के बगैर जाते हैं, तो इवेंचुअली दे विल फेल एंड दे फेल। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिजल्ट है ओवरऑल CSS का, दैट परसेंटेज दैट प्रेजेंट्स अ वेरी अनइवन पिक्चर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर। जो पास परसेंटेज आती है कैंडिडेट्स अप्लाइड से, कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन से लेके कैंडिडेट्स पासिंग द एग्जाम, वो परसेंटेज अराउंड 2% एंड 3% के अराउंड ही रही है पिछले 10 साल में। उसकी वजह से एक खौफ और हरास पैदा होता है कैंडिडेट्स के अंदर कि पता नहीं CSS एक ऐसी चीज है जो कि शायद क्लियर ही नहीं हो सकती। 2% कैंडिडेट्स कौन से होते हैं, वो कौन सी बला होते हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो स्टूडेंट्स काफी फेयरफुल भी हो जाते हैं इसकी वजह से। इन सारी वजूहात की वजह से FPSC ने एक MPT एग्जाम इंट्रोड्यूस करवाया इन 2022, जिसकी रीजन ये थी कि एक फिल्टर लग जाए ऐसे कैंडिडेट्स में जो कि नॉन सीरियस हैं, वो उस रेस से बाहर निकल जाए, वो फिल्टर लग जाए, और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई भी करना और जिन्होंने एग्जाम भी देना वो पेपर दे सके। अनफॉर्चुनेटली जब फर्स्ट टाइम पॉलिसी अप्लाई की गई 2022 में, तो जिन रीजन की वजह से ये अप्लाई की गई थी उससे रिवर्स हुआ कि 50,000 to 60,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, और एग्जाम इतना ईजी था और उसके पास परसेंटेजेस इतने लो थे कि उसमें से मैक्सिमम 80 to 90% स्टूडेंट्स ने पास कर ली। अब इवेंचुअली 30,000 की जगह आपके पास एक 40,000 50,000 स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स आ गया जिन्होंने MPT क्लियर किया हुआ था। नाउ बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी MPT एग्जाम, तो उसके अंदर कुछ मिसमैनेजमेंट थी, बट 2023 में इट वाज वे बेटर। एंड होप ये किया जाता है कि अगले जो MPT एग्जाम्स होंगे 2024 में, 2025 में, दे विल गेट टफर, द विंडो वुड गेट टफर, द स्क्रीनिंग वुड गेट टफर। ओके,
ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एमपीटी एग्जाम के अंदर उसका पैटर्न क्या है और उसके सब्जेक्ट्स क्या है? एमपीटी एग्जाम के अंदर आप 5 डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका पूरा सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट है। इफ यू आर टेकिंग नोट्स यू कैन टेक नोट्स। 200 मार्क्स का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जो 5 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर नंबर 1 पे आपके पास आ जाते हैं जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस आने हैं, दैट इज फ्रॉम जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी के अंदर आपके पास अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कैटेगरीज आएंगी। इसका बेनिफिट क्या है और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी आउट ऑफ द 5 कैटेगरीज। द अदर कैटेगरीज आर इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, जिन पे हम अभी बाद में आएंगे। जनरल एबिलिटी जो है, जिसके अंदर ये 5 पोर्शन जो मैंने आपको बताया, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 60 मार्क्स का आपका कंटेंट बनेगा। 60 मार्क के आपके क्वेश्चन बने। इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास एक सीएसएस के अंदर एक एग्जाम है जिसमें 50 मार्क्स का जनरल साइंस एंड एबिलिटी आपके पास एक एग्जाम है। 50 मार्क्स का 40 टू 50 मार्क्स उसके अंदर सेम जनरल एबिलिटी होती है और रिमेनिंग 50 टू 60% आपके पास जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। तो जब आप जनरल एबिलिटी की प्रिपरेशन कर लेते हैं और बिफोर हैंड कर लेते हैं और सीएसएस में अपेयर होने से पहले ही कर लेते हैं एमपीटी एग्जाम के अंदर, तो आपके उस पेपर के अंदर बड़ी हेल्प हो जाती है। प्लस बिकॉज दिस इज मैथ्स, तो इसके अंदर आपकी स्कोरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नॉट इवन इन द एमपीटी बट इन द सीएसएस एग्जाम ऑल्सो। एज आई टोल्ड कि आपका जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसपे 50 टू 60% साइंस होता है और 40 टू 50% जनरल एबिलिटी होता है। तो जब आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, आप अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस जब आप एमपीटी के अंदर ही प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका वहां पे बड़ा टाइम सेव होता है। प्लस ये एक ऐसे आपके वर्ड प्रॉब्लम जो आपके एनालिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर योर ब्रेन ग्रूमिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, आपकी जनरल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, आपके न्यूरॉन्स को शार्प करने के लिए बड़ा नेसेसरी होता है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू डू सम मैथ्स अराउंड। तो ये एक ऐसा उसके अंदर सब्जेक्ट है जो आपको हर तरह से बेनिफिशियल है, प्लस 60 मार्क्स का है, तो ये आपके एमपीटी के स्कोर को बड़ा इंक्रीज करवा देता है। मेंशनिंग हियर दैट देयर एमपीटी में सिर्फ पास एंड फेल की परसेंटेजेस है, एमपीटी के अंदर कोई स्कोर लेने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके ओवरऑल सीएसएस एग्जाम में। एमपीटी एग्जाम जो है वो सिर्फ पासिंग स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो टेस्ट क्लियर करेंगे तो आप दोबारा से 0 पे आ जाएंगे, आपने सीएसएस अपने रिटर्न 12 पेपर देने हैं। इसके अंदर अगर आपने टॉप भी किए हैं, अगर आप पूरे 66% मार्क्स लेके पास हुए, दैट डजंट मैटर, बट द थिंग दैट मैटर्स इज कि आपकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी आगे आपका उतना टाइम सेव होगा, आपके लिए एक पेपर सिनेरियो बन जाएगा जिसमें आप एक्चुअली जाके आपने पेपर अटेम्प्ट किया और आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे हुए थे, आपने पेपर अटेम्प्ट किया और आपको उसकी एग्जामिनेशन की फील आई है, आपको एफपीएससी की फील आई है और आपको एक सीएसएस का एक ग्लिम्स मिला कि एक इस तरह का एक एग्जाम, एक इस तरह के एनवायरनमेंट में बैठ के आपने सीएसएस के एग्जाम्स देने। तो जनरल एबिलिटी का 60 मार्क्स का पोर्शन आपका नेसेसरी है। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास बुक्स पड़ी हैं, इंटरनेट आपके पास फुल है ऑफ एमसीक्यूज ऑफ ऑनलाइन एक्सरसाइजेस, आप इसको अटेम्प्ट करें। आप तबीर के प्लेटफॉर्म से इसकी मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश, दैट इज द सेकंड मेजर सब्जेक्ट। जनरल एबिलिटी की 60 मार्क्स हैं, इंग्लिश के 50 मार्क्स हैं। इंग्लिश में क्या आएगा? इंग्लिश में आपके पास 3 पोर्शंस में डिवीजन है, वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। वंस अगेन बिकॉज ये सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जितना भी सिलेबस है, ये सारा आपको हेल्प आउट करेगा आपके सीएसएस प्रिपरेशन में। स्पेशली आपके सीएसएस के कंपल्सरी एग्जामिनेशन के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स और ये एमपीटी एग्जाम आपको हेल्प आउट करेगा। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश का अगर आप सीएसएस में इंटरेस्टेड है, अगर आप सीएसएस के स्क्रीनिंग में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट नहीं होगा जो जिसको ये नहीं पता कि इंग्लिश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इन सीएसएस। इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश पैसे, ये 2 एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो आपका सीएसएस बनाते हैं, आपकी एलोकेशन करवाते हैं या नहीं करवाते। तो इंग्लिश आपने एम्फेसाइज करना है इंग्लिश सीएसएस के एग्जाम्स के लिए भी, प्लस आपने एमपीटी के अंदर भी उसके ऊपर एग्जाम एम्फेसाइज करना है। सेम लॉजिक्स के आप जितनी ज्यादा वोकैबुलरी इंक्रीज करेंगे फॉर एमपीटी, जितनी आप अपनी ग्रामर इंप्रूव करेंगे फॉर एमपीटी, और जितनी आप कॉम्प्रीहेंशन पे अपना वर्कआउट करेंगे इन एमपीटी, इवेंचुअली इट विल एंड अप सेविंग योर टाइम फॉर सीएसएस, इवेंचुअली इट विल एंड अप making you better prepared for CSS and will help you getting a better score in CSS. इंग्लिश के लिए आप हमारे CSS के कोर्सेज भी हैं तबीर अकेडमी पे, आप
वो कोर्सेज देखें। हमारे पास मेंटर्स मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ आपको इंग्लिश के रिटन पेपर के अंदर हेल्प करेंगे, बल्कि स्क्रीनिंग पेपर के इंग्लिश पोर्शन के अंदर भी वो आपकी हेल्प करेंगे। प्लस आपके पास आपने ग्री की एक लिस्ट होती है, वर्ड्स की लिस्ट, आप वो लिस्ट पकड़ें, उसको याद करना स्टार्ट करें। आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स उसी लिस्ट से आते हैं मेजोरिटी टाइम सीएसएस के, वाइस वर्सा होके आ जाते हैं, थोड़ा सा चेंज होके आ जाते हैं, बट दैट ग्री लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न एंड इंक्रीज योर वोकेबुलरी। ग्रामर यूसेज के लिए एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स हैं। आप एफपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करें, सीएसएस का सिलेबस डाउनलोड करें एफपीएससी की वेबसाइट से, एंड उसके अंदर इंग्लिश की रिकमेंडेड बुक्स हैं, उनको देखें, एंड दे आर बेस्ट बुक्स अवेलेबल आउट देयर फॉर इंग्लिश। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप थोड़ा सा बेसिक लेवल के ऊपर है और अगर आपको मुश्किल होती है अभी डिटेल लेवल या हाई लेवल के इंग्लिश कंसेप्ट ग्रैस्प करने में, तो आप कोई लोकल पब्लिशर की बुक ले सकते हैं जिसके अंदर आपके इंग्लिश के एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। उसको आप लें और उसको परफॉर्म करें, और अब आप अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज करें। दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देन मूव करते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, जो कि अगेन 50 मार्क्स का है, दैट इज जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज का पोर्शन 50 मार्क्स का है, बट ये आगे 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है: एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सीएसएस के अंदर ये सारे एग्जाम आपके कंपल्सरी एग्जाम्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स जितने एमपीटी के अंदर हैं, ये सारे अपार्ट फ्रॉम उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का पार्ट्स है। 100 मार्क्स का पेपर आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसका जो 50% पोर्शन है जनरल एबिलिटी, वो एफपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर एक सेपरेट पोर्शन के तौर पे आता है। जो रिमेनिंग पोर्शन है एवरीडे साइंस, वो इस जनरल नॉलेज के पोर्शन के अंदर आता है। तो दिस इज द थर्ड पोर्शन ऑफ 50 मार्क्स, दैट्स इज जनरल नॉलेज, जो कि डिवाइडेड है 3 पार्ट्स के अंदर: एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। एवरीडे साइंस की तैयारी कैसे करेंगे आप? एवरीडे साइंस के अंदर अगेन आपका एफपीएससी का सिलेबस मौजूद है, जो आप सीएसएस के लिए तैयार कर रहे हैं उसी सिलेबस के अंदर से आपका एमपीटी का एग्जाम भी आता है। और एवरीडे साइंस के अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये ना सिर्फ आपको एमपीटी एग्जाम में हेल्प करेगा, बल्कि आपको सीएसएस एग्जाम में भी हेल्प करेगा। एवरीडे साइंस के लिए भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, और आपके पास डोगर पब्लिशर्स की बेतहाशा बुक्स अवेलेबल है, और एमसीक्यूज की भी बेतहाशा बुक्स अवेलेबल है डोगर की, जो कि आप परचेज कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपने एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। एवरीडे साइंस को जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर डिवाइड होंगे, और इसके अंदर फर्दर क्वेश्चन आएंगे आपके पास इन तीनों सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चन के। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ग्रेजुएशन है, जिन सब्जेक्ट्स में अगर आप साइंसेस के हैं तो हमेशा साइंसेस के स्टूडेंट्स इसके अंदर अच्छा स्कोर करते हैं, और अगर आप मेडिकल साइंस की स्पेशली जिसमें जो बायोलॉजी पढ़ के आते हैं, और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा एबिलिटी के अंदर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर करते हैं। तो इट्स एन इवन गेम फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इवन सीएसएस के अंदर भी ऐसे ही होता है, जो एग्जाम है 100 मार्क्स का, जिसमें 50% जनरल एबिलिटी एंड 50% जनरल साइंस है, उसके अंदर भी मेडिकल स्टूडेंट्स का हमेशा जनरल साइंस का पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहता है, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, आप बेसिक कंसेप्ट आप अपने रिवाइज करते हैं, दैट कुड बी कमिंग फ्रॉम योर मैट्रिक बुक्स, दैट कुड बी कमिंग फ्रॉम योर ओ लेवल बुक्स, दैट कुड बी कमिंग फ्रॉम योर ए लेवल्स बुक्स एंड एफएससी बुक्स आल्सो। तो इस तरह आप एवरीडे साइंस की तैयारी करेंगे। आप अपने एक चीज का आपने ख्याल रखना है इस सारी प्रिपरेशन के अंदर, कि आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे उसके आपने कोई एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने, आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जिससे आपकी हेल्प होगी। यहाँ पे मैं अगेन मेंशन करूंगा तबीर के इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म में, जो कि स्टूडेंट को सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते, गाइड प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि एक इंटरेक्टिव पोर्टल प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपने आंसर्स मेंशन कर सकते हैं, एमसीक्यूज फिल कर सकते हैं, जिससे वो इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे कि उनका आंसर कितना नियरेस्ट है राइट आंसर से, और जो आंसर प्रोवाइडेड है वो बड़े स्टैंडर्ड किस्म के आंसर्स होते हैं हमारे मेंटर्स की तरफ से। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे एवरीडे साइंस के या बाकी सारे सब्जेक्ट्स के आपके पास एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप लोग इसको परफॉर्म करें, या आप हार्ड कॉपी ले लें, डोगर की कोई बुक खरीद लें, उससे कर लें आप, बट इवेंचुअली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड द मोर यू प्रैक्टिस इट विल बेनिफिट यू नॉट ओनली इन एमपीटी एग्जाम बट इन सीएसएस एग्जाम में ऑल्सो। एट द एंड ऑफ द डे सीएसएस एग्जाम में एक एक मार्क का डिफरेंस होता है, एक एक मेरिट पोजीशन का डिफरेंस होता है। आप अगर पंजाब की कैंडिडेट हैं तो यू शुड बी इन द टॉप 150 और टॉप 170 टू गेट एन एलोकेशन, अदरवाइज आप सारा स्टेजेस क्लियर करने के बाद भी यू वोंट गेट एलोकेशन। तो
तो ये वो चीजें हैं जो एमसीक्यूज है, एक एक एमसीक्यू है, वहां पे आप वो मैटर करता है आपके लिए जहाँ पे आपने स्कोर अच्छा लेना है। और अगर आप एमपीटी की प्रिपरेशन अच्छी करेंगे तो आपके सीएसएस के जो एमसीक्यू पोर्शन है, और हर पेपर के अंदर आपका एमसीक्यू पोर्शन होता है, वो पोर्शन आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा एंड आपको मैक्सिमम मार्क गेन करने में हेल्प करेगा। अगला पोर्शन जो है जनरल नॉलेज का, दैट इज करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। करंट अफेयर्स के ऊपर आते हैं। करंट अफेयर्स जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है, आपके तबीर के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द डिटेल्स फॉर करंट अफेयर्स, नॉट ओनली इन द स्क्रीनिंग बट ऑल्सो इन द मेजर एग्जामिनेशन, द रिटन वंस। तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपने कैसे करनी है? करंट अफेयर्स के लिए बहुत नेसेसरी, अगर आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं तो आपके करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दो बेसिक चीजें, एक डॉन न्यूज़पेपर और डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स। सेकंड वन इज अ टॉक शो, एनी टॉक शो ऑफ योर चॉइस, जो कि शाम को 8 बजे से 9 बजे तक या 10 से 11 तक लगता है, जिसके अंदर पाकिस्तान के डे की समरी मेंशन की जाती है। एंड सम इंटरनेशनल न्यूज चैनल, अल जजीरा और सीएनएन और बीबीसी, ये आपने फॉलो करने हैं। डॉन के अंदर भी आपने डेली की हेडलाइंस और जो मेन फ्रंट पेज है वो, फिर आपके पास डॉन में एक इंटरनेशनल अफेयर्स का पेज होता है वो, एंड देन द एडिटोरियल्स। दिस इज फॉर सीएसएस एग्जाम्स। बट फॉर एमपीटी करंट अफेयर्स आपने जो डेली का फ्रंट पेज है उसको आपने लाजमी पढ़ना है। उसके अंदर से नाम आपने याद करने हैं, उसके अंदर से आपने डेट्स मार्क करनी है, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है उस साल पाकिस्तान में और इंटरनेशनल वर्ल्ड में। कोई प्रेसिडेंट बना है, कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना है, आपके मिनिस्टर, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है, आपके कैबिनेट किस मिनिस्टर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, कितने नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके आपके इलेक्शन किस डेट को है, आपका करंट अफेयर्स के अंदर इसके अलावा क्या चल रहा है, आपकी इकोनॉमी की कंडीशन क्या चल रही है, आपका आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट कब हुआ, आपके कितने राउंड ऑफ सेशन हुए आईएमएफ के साथ, ईच एंड एवरीथिंग कुड बी इंक्लूडेड। इवन इवन आपका करंट अफेयर्स के अंदर आपके कोई पीएसएल का फाइनल किस डेट को हुआ, आपका आपका किसी सेलिब्रिटी की या किसी रिनॉन पर्सनैलिटी की किसी की डेथ कब हुई, कोई आपका अर्थ डे कब होता है, आपका वुमेन्स डे कब होता है, इसकी कोई डेट, ये सारे कंटेंट्स हैं आपके करंट अफेयर्स के सिलेबस के, जो कि आपको एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। इसके लिए आपको विजिलेंट रहना है। इसके लिए यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन योर dates, you should be strong in your memory, you should be strong in memorizing the names। और उसका एक ही तरीका है कि the more you read, the more time you give to your study, maximum आप उसके अंदर आपको चीजें याद होंगी। जितना आपके आंखों के सामने से गुजरेगा, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आप इसको बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। थर्ड पोर्शन जो है दैट इज पाकिस्तान अफेयर्स। ये भी आपके जनरल नॉलेज के 50% मार्क्स के अंदर से आता है। पाकिस्तान अफेयर्स भी सिमिलर टू करंट अफेयर्स, आपके कुछ करंट अफेयर्स और कुछ आपके पाकिस्तान की हिस्टोरिक क्वेश्चंस, कुछ पाकिस्तान के आपके क्वेश्चंस थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, उसमें से भी कुछ आ सकता है। कुछ नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स के नाम, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की डेट्स, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट डेट्स, कब कोई कॉन्स्टिट्यूशन आपका अप्लाई हुआ था, कब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नलीफाई हुआ था, कब कोई मार्शल लॉ लगा था, कब कोई गवर्नमेंट आउस्ट हुई थी, कब कोई आपकी स्पेसिफिक मूवमेंट चली थी विद इन पाकिस्तान, any particular date of signing an agreement, a major agreement, any particular date of involving into some agreement with some international relations, international states, पाकिस्तान के अराउंड जो भी इस तरह की एक्टिविटी होती है स्पेसिफिकली इन सालों के अंदर, रिसेंट ईयर्स के अंदर, एंड देन अ बिट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आल्सो। तो ये आपके सारे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे आपके एमसीक्यूज 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज पोर्शन के अंदर। मैं भी सेशन में थोड़ा थोड़ा आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। आफ्टर आई फिनिश विद द सब्जेक्ट्स आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ सम एमसीक्यूज जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद आपका एक पोर्शन है जो कि सीएसएस में इंक्लूडेड नहीं है। एस्टोनिशिंगली दिस इज अ सब्जेक्ट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन सीएसएस कंपल्सरी पेपर्स, दैट इज योर नेशनल लैंग्वेज, दैट इज उर्दू। ठीक है, उर्दू के अंदर ग्रामर, यूसेज और ट्रांसलेशन होती है। आपको क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपसे उर्दू वर्ड्स पूछे जाएंगे, उनकी ट्रांसलेशन बतानी होगी आपने, इंग्लिश वर्ड की उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन बतानी होगी, ग्रामर यूसेज होंगे, कुछ करेक्शंस होंगी, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकती हैं, एनीथिंग जो कि आप उर्दू के अंदर प्रिपेयर करते हैं आपने वो मेंशन करनी है। यहाँ पे पीएमएस स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलती है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीएमएस अटेम्प्ट किया होता है
पीएमएस के अंदर उर्दू एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो उर्दू की प्रिपरेशन जिसने पीएमएस अटेम्प्ट किया उसके लिए काफी बेहतर हो जाती है, बट जिसने सीएसएस देना है उसको उर्दू के लिए कुछ पर्टिकुलर गाइड्स, कुछ पर्टिकुलर नोट्स, कुछ पर्टिकुलर बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, जिसमें वो एमसीक्यूज भी रिवाइज कर सकें और उर्दू के बेसिक रूल भी रिवाइज कर सकें। उर्दू काफी कैंडिडेट्स को इट सीम्स टफ फॉर देम, टू बी ऑनेस्ट इट इज टफ, बिकॉज आप मैट्रिक और एफएससी के बाद आप फिर जब ग्रेजुएशन करते हैं या अगर आप मास्टर्स करते हैं, आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 6-7 साल का एक गैप आ जाता है जिसके अंदर आपने उर्दू को लिखा ही नहीं होता। ठीक है, पीएमएस के अंदर आपने रिटन पेपर देना है, तो आपको आपकी स्पीड बहुत बुरी होती है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी होती है, ग्रामेटिकल रूल्स आपको उर्दू के भूल चुके होते हैं, आपको उर्दू की बेसिक इमला भूल चुकी होती है, क्योंकि आप डे टू डे के अंदर हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज इंग्लिश, तो मोस्टली इंग्लिश यूज करते हैं, उसकी वजह से आपकी उर्दू काफी इफेक्ट होती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी उर्दू दे नो देमसेल्व्स, कैंडिडेट हर स्टूडेंट को पता होता है उसकी वीकनेस क्या है, तो अगर तो किसी की उर्दू स्ट्रॉन्ग है, जिनकी बेसिक्स ऑफ उर्दू बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो उर्दू का मुताला करते रहते हैं, जो शेर व शायरी पढ़ते रहते हैं, या जो न्यूज़पेपर उर्दू में पढ़ते हैं, एडिटोरियल उर्दू में पढ़ते हैं, तो दे आर सेफर इन दैट। बट जो कैंडिडेट्स बिल्कुल ही इंग्लिश मोड ऑफ स्टडी से आए हैं, ओ लेवल जे लेवल से आए हैं, या जिन्होंने बड़े सालों से इंग्लिश में ही अपनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन रखी है, रिटन एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन, उनके लिए उर्दू कुड बी चैलेंजिंग, तो दे नीड टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन दीज 20 मार्क्स ऑफ उर्दू। उन्होंने इनको कैश करना है, ये 20 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिए टू पास इट। फाइनली आपके पास आ जाता है इस्लामिक स्टडीज। once again Islamic studies is part of your CSS compulsory examination। CSS कंपल्सरी एग्जाम के अंदर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें आप खुद चूज करते हैं कि अगर आपने इंग्लिश में देना पेपर या आपने इस्लामिक स्टडीज का पेपर उर्दू के अंदर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी उसमें सीएसएस के मेजर एग्जाम में भी 20 एमसीक्यूज होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी वहाँ की प्रिपरेशन भी उन 20 एमसीक्यूज की भी हो जाएगी, और आपका काफी हद तक जो रिटन पेपर है वो भी अच्छा सॉल्व होगा। इस्लामिक स्टडीज के लिए अगेन आपके पास इस्लामियात की एमसीक्यूज की बुक्स अवेलेबल है, डोगर की, आपके पास ऑनलाइन काफी कंटेंट पड़ा हुआ है इस्लामियात का, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है, और ईच एंड एवरी वन ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कुछ किसी चीज का अरेबिक मीनिंग क्या है, किसी चीज अरेबिक वर्ड का उर्दू में मीनिंग क्या है, डेट्स क्या है आपकी आपकी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, किस ईयर ऑफ हिजरी में कौन सा पर्टिकुलर इवेंट हुआ था, कब नबूवत आई थी, नबूवत के बाद हिजरत कब हुई थी, उस ड्यूरेशन की डेट्स, हिजरी कैलेंडर की डेट्स, पोस्ट हिजरी हिजरत डेट्स, और आपकी क्या कहते हैं आप प्री हिजरत डेट्स, या आप उसको कह सकते हैं नबूवत से पहले, जब नबूवत हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली उससे पहले की जो इवेंट्स हैं उनकी पर्टिकुलर डेट्स क्या थी। ठीक है, किस एज में कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ, आपके गजवात कौन कौन से इवेंट्स डेट्स पे हुए, कौन सा गजवा पहले हुआ, कौन सा गजवा बाद में हुआ, किस गजवा के अंदर कितने मुसलमान शरीक थे, कितने कफार शरीक थे, all of them are important MCQs, not only for CSS MPT but also for CSS main examination। अच्छा जी, सीएसएस की कुछ इंस्ट्रक्शन है, सीएसएस एमपीटी ये अभी तक सिलेबस था जो 6 सब्जेक्ट्स के अराउंड घूम रहा था। जस्ट लेटिंग यू गाइस नो, आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सीएसएस के अंदर आ गए हैं, अगर आप सीएसएस की दौड़ में शामिल हो गए हैं और आप इसको करना चाहते हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी नेसेसरी। आप सीएसएस की प्रिपरेशन करेंगे, आप एमपीटी की एमसीक्यू की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करेंगे, तो हर साल पीपीएससी और एफपीएससी के मल्टीपल एग्जाम्स आते हैं 16 स्केल 17 स्केल के, जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वंस यू अटेम्प्ट देम, आप उसके अंदर बेहतर स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आपकी एमपीटी की प्रिपरेशन अच्छी थी। इवेंचुअली यू विल एंड अप एज अ 16th or 17th grade officer in a government institute by just preparing for CSS MPT exam or by just preparing for CSS exam, बिकॉज वही एफपीएससी है, वही पीपीएससी है, वही एमसीक्यूज हैं, वही 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जो ऊपर हमने मेंशन किए हैं, और ये क्वेश्चंस आपके पास घूम फिर के यही आएंगे। वंस यू आर इन दिस रेस, आप अपनी 2 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स की एक टेन्योर रखें, उसके अंदर मैक्सिमम आप स्क्रीन टेस्ट दें, उसके अंदर आप मैक्सिमम एफपीएससी के टेस्ट दें, आप पीपीएससी के टेस्ट दें, इनसे बेहतर प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी कोई नहीं है। जब आप लाइव जाके एक पेपर दे के आते हैं, एक एफपीएससी का या पीपीएससी का पेपर जो कि 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, तो दैट मेक्स यू, that gives you the vibe of an examination center, that gives you a vibe कि एक गवर्नमेंट का एग्जाम किस तरह होता है। ठीक है, उस एग्जाम के अंदर आपको प्रेशर डील करना भी आएगा, उसके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट भी आएगी, उसके अंदर आपको अपना स्कोर पता लगेगा।
समटाइम्स स्टूडेंट्स आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार एमसीक्यूज हैं, हम आराम से कर लेंगे, डेट्स हैं हमें बड़ी अच्छी आती हैं, पाकिस्तानी बेसिक सब्जेक्ट्स हमें बड़े अच्छे आते हैं, बट वंस दे सिट इन द एग्जामिनेशन दे गेट टू नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास दैट। सीएसएस स्क्रीनिंग की परसेंटेज इजी है, बट अगर आप एफपीएससी या पीपीएससी का कोई एग्जाम देते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए होता है, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, बिकॉज उसमें मेरिट आपका 70 80 90% तक मेरिट जाता है, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड इवेंचुअली इट विल हेल्प यू इन सीएसएस एमसीक्यूज। आपका एक एक मार्क्स सीएसएस के मार्क्स इंप्रूव करने में आपको हेल्प आउट करेगा। ओके, जस्ट फॉर समरी, सीएसएस एमसीक्यूज बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट इफेक्टिव हुआ 2022 से ऑनवर्ड्स। ये मैंडेटरी टेस्ट है हर कैंडिडेट के लिए जिसने रिटन सीएसएस एग्जामिनेशन देने। अगर आपका एमपीटी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप सीएसएस के लिए एलिजिबल नहीं है। एमपीटी टेस्ट के अंदर अगर आप अपेयर हो जाते हैं और सीएसएस की अटेम्प्ट नहीं देते तो ये आपकी सीएसएस की अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी, इट विल बी नॉट कंसीडर्ड एज अ चांस। बाय चांस जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, सीएसएस के 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, 3 चांसेस होते हैं। टिल द एज ऑफ 30 आप 3 दफा सीएसएस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक भी पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो आपकी एक अटेम्प्ट या एक चांस कंसीडर किया जाता है। अगर आप फेल हो जाते हैं तब भी, अगर आप पास हो जाते हैं तब भी, अगर आप सिर्फ एक पेपर के अंदर जाके बैठ आते हैं तब भी। तो एमपीटी के अंदर अपेयर करें अगर आप, और एमपीटी फेल हो जाए, एमपीटी पास हो जाए और आप सीएसएस एग्जाम ना करें, तो ये आपकी सीएसएस अटेम्प्ट में काउंट नहीं होगा। एमपीटी में 200 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट दिया जाता है। एमपीटी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 200 मिनट्स होंगे, जैसे मैंने कहा कि 1 मिनट दिया जाता है, तो आपका 3 घंटे का ये टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज आपकी है 33% मार्क्स। 33% मींस दैट अगर आप 200 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर है तो आपके 66 मार्क्स जो है दैट इज योर क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड। जैसे ही आप पेपर देके वापस आएंगे उसी रात को, उसी शाम को आप एफपीएससी आपको एक आंसर की प्रोवाइड कर देगी। जैसे आप, अगर आपने कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपको पता होगा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी एक आंसर की आ जाती है, तो आपके पास कार्बन कॉपी मौजूद होगी और आपके पास एक आंसर की आ जाएगी। आप शाम को बैठ के अपना रिजल्ट खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं उस कार्बन कॉपी की बेस के ऊपर। एमपीटी आपका नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा, एमपीटी आपकी टेस्ट ऑफ मेमोरी होगा। अभी ये आपका राइटिंग स्किल चेक नहीं कर रहा एमपीटी, अभी आपके एनालिटिकल स्किल चेक नहीं कर रहा, आपका राइट अप नहीं देख रहा, अभी आपके एनालिसिस कैसे हैं, आप सिचुएशंस को आर्ग्यूमेंट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो टेस्ट नहीं कर रहा, बट इट्स अ नॉलेज बेस्ड टेस्ट, काइंड ऑफ अ रट्टा बेस्ड टेस्ट आल्सो, जिसमें आप जितना अच्छा रट्टा होगा, जितना अच्छा आपकी डेट्स मेमोरी शार्प है, आप उतना इस टेस्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। 33% मार्क्स हैं, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्राइटेरिया टू पास इट, वेरी इजी टू पास इट। यू जस्ट नीड टू बी अ सीरियस कैंडिडेट। अगर आप सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी रीजन कि आप एमपीटी पास ना करें। सिर्फ वो स्टूडेंट्स फेल करेंगे जो बिल्कुल ही नॉन सीरियस हैं, जो अगेन सिर्फ इसलिए आ गए हैं कि उन्होंने अपने 350 रुपीज की उन्होंने फीस जाया करनी है, तो दे काइंड ऑफ रजिस्टर्ड फॉर द एमपीटी एंड अटेम्प्टेड, एंड उसके अंदर जाके फिर वो टाइम जाया करते हैं और फेल हो जाते हैं। एक और चीज कि एमपीटी एग्जाम आपका हर साल के लिए एप्लीकेबल होगा और हर साल नया एमपीटी एग्जाम एप्लीकेबल होगा। अगर आपने सीएसएस 2023 देने हैं तो यू शुड क्वालिफाई फॉर सीएसएस 2023 एमपीटी टेस्ट। अगर आप वो फेल हो जाते हैं, अगर आपने 2022 के अंदर एमपीटी पास किया था और अब आप कहते हैं कि जी मैं 2024 का सीएसएस देना है, तो मैंने क्योंकि एक दफा एमपीटी पास कर लिया था, मैं उसी को यूटिलाइज कर लेता हूँ, दैट इज रॉन्ग, दैट वोंट हैपन, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। आप एक साल के लिए इसकी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी रहती है, आप एक साल के अंदर एमपीटी पास करें, उसी साल आपको सीएसएस देना है। एमपीटी के लिए डेट भी आपकी सेम ही है जो सीएसएस की डेट है, और जो कट ऑफ डेट होती है दैट इज 31 दिसंबर। 1 जनवरी को अगर आपकी कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में आप फॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 22 ईयर्स के हो गए हैं तो आप सीएसएस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप 30 ईयर्स के हो गए हैं तो आप सीएसएस या एमपीटी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सीएसएस एमपीटी का जो स्केड्यूल है वो चेंज समटाइम्स एफपीएससी वाले कर लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, बट आपका सीएसएस एमपीटी एग्जाम की वजह से आपके मेन स्केड्यूल के ऊपर और मेन सीएसएस के सिलेबस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं, किसी एक एक एमसीक्यू की या दो दो एमसीक्यूज की एग्जांपल ले लेते हैं हर सब्जेक्ट से जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। इस्लामिया के अगर क्वेश्चन की बात करें, इस्लामिक स्टडीज की क्वेश्चन की बात करें, तो आपके पास इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की टाइप्स ऐसे हो सकती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही
कौन से गार में आई, ठीक है। वेरी कॉमन, वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ इस्लामियात, बट क्योंकि हमने बेसिक इस्लामियात बेसिक्स मैट्रिक तक पढ़ी होती हैं तो या एफएससी तक पढ़ी होती हैं, तो आपको समटाइम्स इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। कौन सी किताब किस प्रॉफिट के ऊपर आई थी, तौरात किस पे आई थी, इंजील किस पे आई थी, ज़बूर किस पे आई थी, ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन एमपीटी एग्जाम एमसीक्यू और सीएसएस एग्जाम एमसीक्यू। हजरत उस्मान कौन से खलीफा थे, हजरत अबू बकर कौन से नंबर के खलीफा थे, हजरत अली कौन से खलीफा थे। प्लस इनका जो खलीफेट का दौर है वो सीएसएस के मेन एग्जाम के अंदर बड़ा समटाइम्स ये एमसीक्यूज में आता है कि कौन से खलीफा थे जिनका कितना दौर था, जिनका दौरे हुकूमत कितना था, उनकी खलीफेट का ड्यूरेशन कितना था, कौन से हिजरी ईयर से लेके कौन से हिजरी ईयर तक था, कितने सालों का था। ये आपके पास एमपीटी क्वेश्चन आ जाते हैं, मेन एग्जाम में भी आ जाते हैं। सूरह निसा के अंदर किस चीज का तबसरा है, सूरह निसा का टॉपिक क्या है, सूरह निसा के अंदर कौन से मामलात डिस्कस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल सूरह निसा के अंदर आपको पता है कि वुमेन मैटर्स या औरतों के मामलात, औरतों के बारे में हिदायत दी गई हैं कुरान पाक में, तो ये एग्जांपल है इसकी, ठीक है। उर्दू की बात करें तो आपके पास अल्फाज मुतरादिफ आ सकते हैं, ठीक है। आपके पास खुशी, खुशी का मुतरादिफ लिखें, सादिक और अमीन होने का मुतरादिफ लिखें, सादिक होने का, ठीक है। आप पुख्ता होने का मुतरादिफ लिखें, ठीक है। आप मंसूबे का मुतरादिफ लिखें, तो ये उसके अंदर आपके पास आ सकता है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास आती हैं, दुरुस्त जुमला बताएं, 3 जुमले दिए गए होंगे आपको, उसमें से कोई एक जुमला ठीक होगा उर्दू ग्रामर के अकॉर्डिंग। कोई फिलिंग द ब्लैंक्स होगी, वहां पे आप क्या एंटर करेंगे, कुछ प्रोवर्ब्स होंगे, कुछ कहावतें होंगी जो कि आपको एमसीक्यूज के अंदर आ सकती हैं। फिर उर्दू की आपकी टर्मिनोलॉजीज भी आ सकती हैं, मुज़क्कर मुअन्नस आ सकते हैं, किस मुहावरे का मफहूम क्या हो सकता है, ठीक है। ये आपको उसके अंदर उर्दू के एमपीटी एग्जाम के अंदर आ सकता है। किसी को दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलें, दरवाजा बंद कर दें, ये 3 ऑप्शन आ सकती हैं। बेसिक आपने ग्रामर के रूल्स अप्लाई करके उसके अंदर आंसर आपने बताना है, ठीक है। सीख पाओ ना, सीख पाओ ना का मीनिंग क्या होता है, उर्दू के अंदर क्या होता है, ठीक है। बाग बाग होना, ये किस टर्म में यूज किया जाता है, किस वक्त यूज किया जाता है, उसकी ऑप्शन अवेलेबल होंगी। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कुछ उर्दू के वर्ड्स होंगे जिनकी इंग्लिश लिखनी होगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछी गई होगी, कुछ उर्दू के सेंटेंसेज होंगे कि आपका कराची पाकिस्तान का शहर है, तो कराची पाकिस्तान का शहर है तो उसकी आपकी ऑप्शन दी गई होंगी, 4 ऑप्शन होंगे इंग्लिश के अंदर। कराची इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान, सिटी इज द कराची ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज द सिटी ऑफ कराची, सिमिलर टू दैट। इंग्लिश के अंदर आपको सिनोनिम्स आएंगे, अगर आप ऑलरेडी पास्ट पेपर्स देख चुके होंगे सीएसएस के तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। एंटोनिम्स आएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स होते हैं, मीनिंग्स, एंटोनिम्स होते हैं, ऑपोजिट मीनिंग्स आपके। करेक्ट ऑप्शन जिस तरह उर्दू में है इसी तरह इस इंग्लिश में भी होंगे, कुछ सेंटेंसेस गिवन होंगे, सेंटेंसेस ग्रामेटिकली रॉन्ग होंगे, उनको ठीक आपने चूज करना होगा उसमें से। फिर आपके पास एक कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे 4 से 5 आंसर्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे और उसी पैराग्राफ के अंदर से आपके आंसर्स मौजूद होंगे। वेरी इजी टू डू, बट यहाँ पे आपके थोड़े से एनालिटिकल स्किल्स भी टेस्ट किए जाते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपने याद करने हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं समटाइम्स। फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं जिसके अंदर आपको 2 से 3 वर्ड्स दिए जाते हैं कि 2 वर्ड्स, डबल फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं कि एक सेंटेंस है उसके अंदर 2 ब्लैंक्स हैं, तो आप उसके अंदर कौन कौन सा इंग्लिश का वर्ड आएगा, ठीक है। फिर बेसिक ग्रामर रूल्स की आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स दूसरे किस्म की भी आ जाती हैं, दैट आई कंग्रेचुलेट यू डैश योर अचीवमेंट, ऑन योर अचीवमेंट, एट योर अचीवमेंट, फॉर योर अचीवमेंट, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। हिज फादर गेव हिम ऑल his father dashed him all his property, gave him, donated him, offered him, anything like that. Identify the odd words आ सकते हैं। odd words identify करने का मतलब है कि आपको टेबल, चेयर, बेड दे दिया जाए और साथ दे दिया जाए वाटर, तो वाटर इज काइंड ऑफ odd word. टेबल, चेयर एंड बेड, दे आर ऑल मेड ऑफ वुड और दे ऑल कम इन द फर्नीचर कैटेगरी। वाटर का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, वाटर इज द odd word. सिमिलरली आप कहेंगे जी सुजुकी, मेहरान, कल्टस, सिटी एंड 1 to 5 और बाइक, सो बाइक इज द odd one here, similar to that. ठीक है। सेंटेंस करेक्शन आ जाएगी, ग्रामर आपके सेंटेंस करेक्शन आ जाएगी। जनरल एबिलिटीज के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, आपके पास नंबर के पैटर्न आएंगे, आपके पास बेसिक डिमास के, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से डिफरेंट करके आएंगे। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगी जिनको आपने
नॉर्मल करना होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, एंड यू विल हैव टू डू दिस वेरी रैपिडली। आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी बड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैथ्स स्पेसिफिकली जुबानी नहीं याद होता मैथ्स। अगर कोई कहता है कि मुझे मैथ्स की तैयारी होगी है जुबानी किताब देख के, तो ही इज चिटिंग ऑन हिमसेल्फ। जब तक आपने मैथ्स अटेम्प्ट नहीं किया, आपने मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तब तक इट्स ऑफ नो यूज। एंगल्स के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, नंबर सीरीज के बारे में आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप आ सकता है कि अगर A is the son of B is the brother of C is the daughter of D, then you'll have few questions कि who is older than whom, who relates to whom in which manner, similar to that. देन आपका फाइनल सेक्शन आ जाता है जनरल साइंस का, जिसके अंदर एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आएंगे, करंट अफेयर्स की डेट्स भी आ सकती हैं, पाकिस्तान अफेयर्स की डेट्स भी आ सकती हैं। तो एग्जांपल्स हम लेंगे जी, which organ of the human body helps in circulation of blood, ठीक है, उसके अंदर किडनी, स्प्लीन, आईज और हार्ट आ जाएगा, तो हार्ट आपका ठीक ऑप्शन होगा। ठीक है, 1 लाइट ईयर कितनी ड्यूरेशन का होता है? आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स कितनी होती हैं? आपकी कौन सी बोन सबसे बड़ी बोन होती है? सबसे शॉर्टेस्ट बोन कौन सी होती है? सबसे वीकेस्ट बोन कौन सी होती है? आपको कौन सा विटामिन मिलता है सनलाइट से? इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। यूएसबी स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये बेसिक कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। एलपीजी स्टैंड्स फॉर व्हाट? एलपीजी कंपोजिशन क्या होती है? ठीक है, न्यूटन के कितने लॉज थे? शॉर्ट साइटेडनेस क्या होती है? लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती है? इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियस स्प्लिट कर रहा है तो वो फिजन रिएक्शन है या फ्यूजन रिएक्शन है? ठीक है, आपके पास वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर के अंदर रेशो क्या होती है? वाटर की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की रेशो क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीपल क्वेश्चन लाइक दिस। ठीक है, फिर अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, एज आई मेंशन बिफोर, उसके अंदर आ जाएगा कि जी आपका पाकिस्तान के कितने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अब तक? ठीक है, पाकिस्तान का 3rd प्राइम मिनिस्टर कौन था? ठीक है, आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स का, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स का। लेटेस्ट आपके पास सऊदीया के अंदर क्या अपडेट्स हुई हैं? मोहम्मद बिन सुल्तान ने क्या रूल्स पास किए हैं आपके वहां पे? वुमेन राइट्स के अंदर क्या चेंजेस आए हैं आपकी? सीपैक की फुल फॉर्म क्या है? सीपैक किस चीज का पार्ट है? किस इनिशिएटिव का पार्ट है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में है एफएटीएफ की? पाकिस्तान में ब्रिटिश एयरवेज ने अपना ऑपरेशन कितने साल के बाद रिज्यूम किया? ठीक है, फिर आप पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान के हिस्टोरिक क्वेश्चन आ गए। पाकिस्तान इंडिया इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का पहला वॉइस रॉय कौन था? आखिरी वॉइस रॉय कौन था? ठीक है, तो कौन से ऑपरेशन का नाम क्या था? पर्टिकुलर क्या था? इमरान खान की गवर्नमेंट कब खत्म हुई? किस स्टेट को इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया? आजकल इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? सिंध ताज माहदे में पाकिस्तान के पास कौन से रिवर्स थे और इंडिया के पास कौन से रिवर्स थे? इंडस वैली ट्रीटी कौन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी कहाँ कहाँ पे है? कौन कौन से एरियाज है वहां के? फेमस एरियाज कौन से? तो सिमिलर टू दैट, ये मैंने आपसे सारे क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, एग्जांपल शेयर कर दिए हैं, सिलेबस शेयर कर दिया है। दिस इज ऑल अबाउट सीएसएस एमपीटी एग्जामिनेशन। इट्स अ वेरी इजी एग्जाम, इट्स अ वेरी मैंडेटरी एंड एसेंशियल एग्जाम। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज कमेंट्स में पोस्ट कर दें। यू कैन रीच आउट टू द तबीर पर्सोनल्स फॉर एनी क्वेश्चन लेटर ऑन। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं समडे लेटर देन दिस लेक्चर, देन भी आप तबीर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आप तबीर के स्पोर्ट पर्सन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं for any more questions, for any more queries. एंड तबीर की वेबसाइट जरूर विजिट करें, जहाँ पे आपको ये लेक्चर्स और बाकी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड डू एनरोल एंड डू साइन अप एंड we'll make sure that we get you prepared for CSS and CSS MPT exam. So thank you. That's all for today. Any questions? Well, Abu Bakr, that was an amazing lecture and some great advices. Thank you so much for your time here. And यहीं पे हम लोग webinar end करते हैं आज का. And then I'll see you in next webinar. And I would like to say to my audience to please keep following our CSS mentorship program. With this, let's end this webinar. Thank you so much, Abu Bakr, again. Allah Hafiz. Thank you. Thank you, Shah. Allah Hafiz.